बल्कि मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो रिजोल्यूशन के मुतालिक जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं अपना स्क्रीन वहीं से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कनेक्ट किया था। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें हैं रिजोल्यूशन के हवाले से वो क्या क्या है। सो लेट मी टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। Yeah, so here is the resolution. Some problems here, so current slide. So yeah. So resolution, the ability of a microscope or lenses to distinguish between 2 points at a minimum distance, even at higher magnification. We talked about this one in detail. And then I told you the resolution of a microscope or lens is therefore smallest distance by which 2 points can be separated and still be distinguished as separate objects. बेटा ये हम पढ़ चुके थे ना, याद है आप लोगों को? इस पे हमने काफी डिबेट्स की थी, काफी डिस्कशंस की थी इस पॉइंट्स पे, याद है या भूल गए जी हो? सर। ठीक है, गुड, याद है। ठीक है. The smaller this value, the higher the resolving power of the microscope and the better the clarity and detail of the object. मैंने कहा था कि जितना रिजॉल्विंग, अगर आपसे कोई कहते हैं कि एक माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन है वो 100 नैनोमीटर है और एक की जो है वो 200 नैनोमीटर है, तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी 100 वाली, उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करे। जितने कम डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट समझ सके, इसका मतलब है वहां की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन का ताल्लुक मैंने किस चीज के साथ बताया था कि इसके किस चीज पे डिपेंडेंसी होती है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? वेवलेंथ। शाबाश, वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ अगर छोटी होगी तो रिजोल्यूशन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, शाबाश। अच्छा, अब वॉयलेट की रिजोल्यूशन ज्यादा होती है या रेड की? वायलेट। क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर वेवलेंथ के साथ रिजोल्यूशन का ताल्लुक क्या है और कैसे बनता है, क्यों इसको हम वेवलेंथ के सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, वेवलेंथ का इसके साथ क्या ताल्लुक बनता है। अच्छा बेटा, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस पे जरा गौर करके और सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में एक लाइट है, एक बल्ब है, और आप अपना हाथ उस बल्ब के सामने रखते हैं, तो आपके हाथ का जो इमेज है वो सामने दीवार पे बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो हाथ है वो ओपेक है, वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो जहां जहां लाइट ब्लॉक होती है वहां शेडो बनता है, वहां डार्कनेस आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो ये जरूरी है कि वो लाइट को इंटरप्ट करे। जब तक वो लाइट को इंटरप्ट नहीं करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, इमेज हमारे पास साफ सुथरा नहीं बनेगा। जितना ज्यादा लाइट को वो ब्लॉक करे, उतना ज्यादा आपका जो इमेज है वो साफ सुथरा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ का जो ताल्लुक होता है वो पार्टिकल के साथ इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी बेटा। सर अगर पार्टिकल ट्रांसपेरेंट हो फिर? हाँ, मैं उसी की तरफ अभी आ रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहा हूँ। जी, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ बेटा। ट्रांसपेरेंट चीज पे अगर तो वो तो ब्लॉक नहीं करेगा, इसका मतलब उसमें इमेज नहीं बनेगा। तो असल बात क्या है, मुझे एक बात आप सब लोग बताओ, देखो शर्माना नहीं है, सच बताना है। क्या आप लोगों को पता है कि वेवलेंथ होती क्या चीज है? आप लोगों ने फिजिक्स पे पढ़ा है और समझ के पढ़ा है कि वेवलेंथ क्या होती है? बताया गया है आप लोगों को? यस सर। क्या होती है बेटा वेवलेंथ? It's the distance between the two consecutive crust or troughs. शाबाश, गुड। अब अगर क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये वेवलेंथ बड़ी है, और जितना ही डिस्टेंस कम होगा ट्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, उतना हम कहेंगे कि ये क्या है? वेवलेंथ छोटी है। सही है?
अच्छा, अब मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा और उस डायग्राम के अंदर आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी कि रेजोल्यूशन का वेवलेंथ के साथ ताल्लुक किस तरह बन रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स प्लीज। Now I'm just sharing you. Where's this? Yes, here's the diagram. चलिए जी, कैन यू सी दिस डायग्राम? नजर आ रहे हैं? Sir. अच्छा जी, इस डायग्राम को जरा बेटा गौर से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ, ये बड़ा क्यों नहीं है इसका जो, एनीवे खैर बहरहाल ये ठीक है। नाउ इट्स बेटर। बेटा ये देखिएगा, ये आपने जैसे कहा ये वेवलेंथ है? इस पे कोई शक तो नहीं है ना, ये वेवलेंथ है। अच्छा, अब मेरे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये बड़ा पड़ा है रेड वाला, और ये दो छोटे रेड पार्टिकल पड़े हैं। ठीक है, अब अगर कोई लाइट यूं आ रही है, जैसे कि मेरे कर्सर को देखो, कर्सर को देखो, यूं आ रही है यूं, और अगर ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि ये इस लाइट को, ये पूरी लाइट इंटरप्ट हुई बगैर गुजर जाए, क्योंकि ये पार्टिकल इतना छोटा है कि इसने अपने आप को इस ट्रफ के अंदर अपने आप को क्या किया, अकोमोडेट किया, वेवलेंथ के बीच में आ गया ये, इसका पता भी नहीं चला, लाइट क्रॉस कर गई, इसका इमेज नहीं बनेगा, ये हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका डायमीटर इतना ज्यादा हो जैसे ये नजर आ रहा है, तो सवाल भी पैदा नहीं हो सकता कि ये इनके बीच में आ जाए, मतलब ये लाजमी लाइट को रोकेगा, इंटरप्ट करेगा। अगर ये छोटा होगा तो ये अपने आप को क्रस्ट ट्रफ के अंदर अकोमोडेट कर सकता है, और जब कोई पार्टिकल ट्रफ या क्रफ के अंदर अकोमोडेट होगा तो लाइट रे सीधी पास हो जाएगी, ये इसके अंदर नहीं आएगा और इसका इमेज साफ नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप मुझे ये बताएं, अगर पार्टिकल का डायामीटर, सुने गौर से सुने, अगर पार्टिकल का डायामीटर वेवलेंथ से ज्यादा हो तो क्या वो हमें नजर आएगा या नहीं आएगा? Yes. वो नजर आएगा। लेकिन अगर पार्टिकल का Right. जिसको हम, जिस स्पेसिमेन को हम देख रहे हैं, अगर उसका डायमीटर वेवलेंथ से कम हुआ तो फिर वो नजर नहीं आएगा, वो अपने आप को वहां पे अकोमोडेट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ बात ये नहीं है कि आप पूरी वेवलेंथ की बात करें, बायोलॉजी कहती है, बल्कि फिजिक्स भी ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 50% भी इतना हो, 50% जगह को भी ऑक्युपाई कर दे वेवलेंथ को, तो भी वो चीज हमें नजर आएगी साफ। यानी अगर वो 50% भी इसके साइज का हो तो चांस होता है कि वो इसको इंटरप्ट करे। मतलब 50% से मुराद ये है, अब जैसे ये पार्टिकल है ना, ये जो छोटे नजर आ रहे हैं, ये तो 50% से भी छोटे हैं, ये तो अंदर आ सकते हैं। इसको अगर थोड़ा बड़ा करूंगा तो फिर चांस है कि वो इस लाइट को हिट कर दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल का साइज वेवलेंथ की 50% यानी हाफ ऑफ द लेंथ के बराबर हो तो वो चीज हम देख सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में जो सबसे छोटी वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ कितना होता है जी? 400 nanometers. 400 नैनोमीटर। तो अगर हम 400 नैनोमीटर का 50% लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 200. nanometers. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका डायमीटर 200 हो तो वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, क्योंकि वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ को इंटरप्ट कर रहा है। तो आज के बाद आप ये चीज अच्छी तरह समझ लो कि अगर कोई भी सा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, अगर उसका डायमीटर वेवलेंथ की डायमीटर की हाफ के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, अगर किसी भी स्पेसिमिन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर उसके वेवलेंथ की हाफ के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो वो नजर आएगा। लेकिन अगर उसके हाफ से कम हुआ तो वो हमें नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर 190 नैनोमीटर है, 190 नैनोमीटर, क्या वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा. और अगर वो 200 हो गया या 210 हो गया तो Yes. Visible होगा. आज अरे की बात, वेवलेंथ हमेशा 400 ही रहेगी।
वेवलेंथ तो 400 ही है, लेकिन रेजोल्यूशन 200 होगी, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए उस वेवलेंथ का 50% हम कंसीडर करते हैं। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कंफर्म कि किसी भी माइक्रोस्कोप की अगर हम रेजोल्यूशन निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है, जो सबसे छोटी वेवलेंथ है, उसका उसकी उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, उसकी हाफ को हम कंसीडर करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल और कर रहा हूँ, चूंकि एक एमसीक्यूज है, आगे गुजर भी चुका है। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है, दो बातें बता रहा हूँ, गौर से सुनो, तो आप क्या जवाब देंगे? एक बात यह है कि एक बैक्टीरिया है जिसका साइज है 220 नैनोमीटर, 220 नैनोमीटर। क्या वो उस माइक्रोस्कोप से नजर आएगी या नहीं, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है? हम कहते हैं हाँ, नजर आएगी। एक बात हमने कहा कि हाँ, वो बैक्टीरिया जिसका साइज जो है वो 220 नैनोमीटर है, वो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नजर आ जाएगी, जिसकी रेजोल्यूशन 400 नैनोमीटर है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका जो एक एक बल्कि आप ये कहिए कि एक माइक्रोस्कोप है जिसकी जो रिजोल्यूशन है वो है 300 नैनोमीटर। कितनी है? 300 नैनोमीटर। तो वो माइक्रोस्कोप हमें उस ऑब्जेक्ट को साफ सुथरा दिखा देगा कि जो जिनके दरमियान डिस्टेंस जो हो वो 300 नैनोमीटर हो। दोनों में से कौन सी बात सही है, पहली वाली दूसरी वाली? सर समझ नहीं आया, रिपीट कर दो। पहली वाली। दोनों बातें रिपीट करूं या सिर्फ दूसरी वाली? सेकंड वाली। सेकंड वाली। सेकंड सेकंड वाली। वाली सेकंड वाली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड वाली बात ये है, कहते हैं कि एक माइक्रोस्कोप है जिसकी रेजोल्यूशन 300 नैनोमीटर है। कितनी है? 300 नैनोमीटर है। तो कह रहे हैं कि वो उस दो बैक्टीरिया को, दो अलग अलग बैक्टीरिया कंसीडर कर देगा अगर उनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस कितना हो, उनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 300 नैनोमीटर हो। ये बात सही है या गलत है? सही है। और पहली वाली सही भी है। सही है? पहली वाली Yes, भी sir. सही है? अब आपने फैसला वाली करना है गलत दोनों, है। तो कौन सी गलत है कौन सी सही है? दोनों ही सही है। फर्स्ट वन इज तो करेक्ट। दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट। दोनों में से अच्छा कौन सा करेक्ट है? देखो, ये एमसीक्यूज के ना दोनों पॉइंट दिए गए हैं आगे। मैं इसलिए कहता हूँ पहला ये इसके वाला क्वेश्चन ज्यादा बड़े अच्छा है। चैलेंजिंग होते हैं। फर्स्ट पहला वन इज वाला, गुड। फर्स्ट वन इज गुड। देखो, पहले वाले में तो कोई यस। शक ही नहीं है ना, पहले वाले में तो शक ही नहीं है। वो तो बगैर शक की बात है कि भाई जाहिर सी बात है, उसका डायमीटर ज्यादा है, रेजोल्यूशन से तो वो नजर आएगा। लेकिन जो दूसरी बात है, तो वो कुछ इतना साफ, इतना क्लियर नजर नहीं आएगा अगर वो थोड़ा ज्यादा होता। आवाज आ रही है साफ मेरी? यस सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्योंकि Yes, थोड़ा sir. इंटरनेट का इशू है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो ये कहता कि 300 की बजाय वो 400 कहता या 350 कहता या 310 कहता तो फिर ज्यादा बेहतर था। उसने एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस बताया जितनी रिजोल्यूशन है, तो उसमें शायद वो इतना अच्छा क्लियर नजर नहीं आता, तो वो पहला वाला पॉइंट ज्यादा वैलिड हुआ। बेटा समझ गए? यस सर। चलिए जी, अब हम वापस चलते हैं उसी जगह पे जहां से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो मैं अपना स्लाइड दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ। जी बेटा, तो अब आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। The smaller the wavelength of light source, the higher will be the resolving power of lens. ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। To observe the specimen with much clarity, it is necessary, और करे sentence पे, it is necessary that the diameter of the specimen should be greater than the half of the wavelength. बेटा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? To observe the specimen with much clarity,
it is necessary that the diameter of the specimen जिसको हम देख रहे हैं should be greater, उसका diameter ज्यादा होना चाहिए किससे, half of the wavelength से, उस wavelength से जिसको आप यूज कर रहे हो इसकी half से ज्यादा होना चाहिए diameter, तब जाके वो साफ नजर आएगा। यही बात जो भी मैंने आपको दिखाई, अभी जो डायग्राम था उसके अंदर यही बात तो वो कर रहा था कि हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। ओके, the shortest wavelength used in light microscope has a wavelength of about 400 nanometer. Therefore, the resolving power of light microscope is limited to 200 nanometer. ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वही बात हो गई। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, resolving power is equal to smallest wavelength used upon 2। तो जिस माइक्रोस्कोप में जो वेवलेंथ यूज हो गई होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 50% लेंगे, वो इसका रिजॉल्विंग पावर बन जाएगा। अच्छा जी, if two bacterial cells were very close together on a slide, they might look like a जी बेटा। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दें। क्यों, उस पे कुछ देखना है क्या या पिक्चर लेनी है? जी वो मैं जी पिक्चर लेनी है। बेटा ले लेंगे बाद में, जब हम क्लास क्लोज करेंगे उस वक्त दोबारा चला दूंगा मैं, ठीक है? If two bacterial cells were very close together on a slide, they might look like a single blurry dot on a microscope with low resolving power। अगर आप उसको एक ऐसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत कम है, तो वो आपको दो बैक्टीरिया है लेकिन एक सिंगल ब्लरी डॉट नजर आएगा, but could be told apart as separate on a microscope with high resolving power। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे एक हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं, टोल्ड अपार्ट, एक दूसरे से अलग अलग है। विब गॉयर, जिसमें पहले कहा था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सातों कलर। विब गॉयर visible light series in increasing order of wavelength, so decreasing order of resolution if a light filter is used in microscopy। ये बात मैंने पहले आपसे शेयर की थी कि बाज़ औक़ात हम माइक्रोस्कोप के अंदर एक पर्टिकुलर फिल्टर लगाते हैं जो सिर्फ एक ही लाइट को पास करता है, बाकी को रोकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेड फिल्टर लगाओगे तो रिजोल्यूशन कम होगी, लेकिन अगर आप ब्लू फिल्टर लगाओगे तो रिजोल्यूशन ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है रिजोल्यूशन की सेंस में। चलिए जी, अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है और वो है कंपेयर। बच्चा रेजोल्यूशन समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. नो सर। चलो दैट्स गुड। अच्छा, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और अब कंपैरिजन है किसके दरमियान, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान। तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी कम है, अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। The magnification of light microscope कितनी है, is about 1200 times से लेके 2000 times तक, but the electron microscope magnification is like 250,000 times to 500,000 times। अब आप देख सकते हैं कि किसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है। जो हमारे पास नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं, यूजुअली इसमें जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है जिससे ऊपर नहीं जा सकते, उसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 2000 टाइम होती है, और जो जनरली मीडियम यूज होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर वो 1200 टाइम्स होता है। आपके पास लैब में जो हम यूज करते हैं उसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 400 टाइम्स होती है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, इससे ज्यादा हमें जरूरत चाहिए नहीं होती। तो ये एक रेंज है जो आपको बताई, मैक्सिमम रेंज बता दी और जनरल रेंज बता दी आपको। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसके अंदर भी रेंजेस हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती है वो 5 लाख टाइम्स होती है, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आप 500,000 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इस पॉइंट के दौरान आपको क्या लगता है कि किसकी इंपॉर्टेंस है, लाइट की या इलेक्ट्रॉन की? Electron microscope. यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, अभी इस वक्त तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पल्ला भारी है। अब देखिए कौन कौन किसके ऊपर डोमिनेटेड है। अच्छा, अब मैं आपको अगला पॉइंट जो लेके जा रहा हूँ वो लेके जा रहा हूँ आपको रेजोल्यूशन की तरफ, कि रेजोल्यूशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। बेटा लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना था?
200 nanometers. शाबाश, 200 नैनोमीटर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप से कई टाइम्स ज्यादा है, तो फिर उसकी वैल्यू छोटी आएगी या बड़ी आएगी? छोटी आएगी. शाबाश, कितनी आएगी देख लीजिएगा। The resolving power of a light microscope is 200 nanometer and that of electron microscope is only 0.5 nanometer. बेटा सोचिएगा जरा, यानी सिर्फ 1 नैनोमीटर से भी कम का डिस्टेंस होगा तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बता देगा कि दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ थिंक अबाउट दैट। आपको पता है दुनिया में सबसे छोटा एटम जो है वो हाइड्रोजन का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन का होता है। और हाइड्रोजन का जो डायामीटर है न्यूक्लियस का ऑर्बिट्स तक, वो होता है 1 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम हाइड्रोजन के एटम्स को भी देख सकते हैं, इतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर है इसका। मैं आप लोगों से यहाँ एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन, सुन ले सवाल को गौर से, एक चॉकलेट दूंगा जिससे जवाब से सही दे दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप से कितनी टाइम ज्यादा है, ये बता दे मुझे। 400 times. कैसे पता चला? सर कैलकुलेशन की. कैसे? 200 divided by 0.5. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश बेटा, एक सेकंड में एक मैसेज का जवाब दे दूं, जरा इंपॉर्टेंट है। राइट बेटा, तो ये 2 पॉइंट पे किसका पल्ला भारी हुआ अभी तक? Electron microscope. अभी तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पल्ला भारी है। वो कह रहे हैं 250,000। भाई मैं इसको मैग्नीफाई भी कर सकता हूँ और इसको रिजॉल्व भी सिर्फ 0.5 तक भी रिजॉल्व, इवन टू मैं 0.5 नैनोमीटर पे भी रिजॉल्व कर दूंगा। तो इट्स अ ब्रिलियंट माइक्रोस्कोप। राइट, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू मूव। Right. Source of illumination in light microscope is light of the visible spectrum, and that of electron microscope is beam of proton. बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट सोर्स नहीं है। लाइट सोर्स किस में है? लाइट माइक्रोस्कोप में है, वो भी विजिबल स्पेक्ट्रम का। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम कहते हैं बंडल ऑफ रेस को। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और वो एक लाइट की स्पीड से बम्बारमेंट करते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, एक रेज होती है। जैसे कि बाज़ औक़ात पार्टिकल ऐसे नजर आते हैं जैसे कोई रे। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे अगर आपके पास एक बर्निंग कोल है, कोयला है, और उसको आप तेजी से घुमा रहे होते हैं, तो आपको एक रेड कलर का सर्कल नजर आ रहा होता है। हालांकि वो सर्कल तो नहीं होता रियली। तो इस तरह बाज़ औक़ात हमें जब बम्बारमेंट करते हैं फोटॉन्स की, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो काफी क्लोज होते हैं, क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं, और एक ही लाइन में, एक ही रो में वो तेजी से ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो वो ऐसे लगता है जैसे कि एक रे है। तो बीम ऑफ प्रोटॉन जो है वो यूज करते हैं, लाइट रेज यूज नहीं करते। जब भी तो इसकी रेजोल्यूशन 0.5 है, क्योंकि एक प्रोटॉन सॉरी एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 नैनोमीटर का होता है, जो कि एज अ
वेवलेंथ के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो दो प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस अगर 1 नैनोमीटर है तो हम इसका हाफ लेते हैं जो कि 0.5 नैनोमीटर होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन है वो 0.5 होती है, बिकॉज इट यूजेस अ बीम ऑफ प्रोटॉन इंस्टेड ऑफ लाइट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. भूलेंगे तो नहीं? ये भूलेंगे तो नहीं ना? आगे इस पे बहुत सारे सर क्वेश्चन है। रिपीट कर दें। देखा ना भूल गए ना। हाँ देखो सबको रिपीट कर आ गई है। बेटा सच बोला करो, जो समझ में ना आए 10 बार पूछ लिया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स है वो लाइट है, ये तो आप जानते हैं, लाइट ही इस्तेमाल होती है देखने के लिए, भले वो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप हो या लाइट माइक्रोस्कोप या सनलाइट हो। और चूंकि लाइट के अंदर जो सबसे छोटी जो वेवलेंथ है वो होती है 400 नैनोमीटर, इसलिए उसकी रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट के बजाय लाइट यूज ही नहीं होती उसके अंदर बीम्स ऑफ प्रोटॉन यूज होते हैं। बीम ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन का एक सोर्स होता है, जैसे कि एक्सरे मशीन होता है ना, उसकी एक्सरेज होती है, उसकी रेडिएशंस होती हैं। इस तरह प्रोटॉन का एक सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वो सोर्स जब आप इसका बटन ऑन करते हैं तो वो प्रोटॉन फेंकते हैं बहुत ज्यादा, गोले से भी ज्यादा स्पीड से, बहुत फास्ट स्पीड से बम्बारमेंट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको प्रोटॉन्स कहते हैं। अब वो प्रोटॉन इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं एक रे के अंदर कि वो पूरा एक वेव की फॉर्म बना लेता है, एक रे के फॉर्म बना देते हैं। अगर पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो और बहुत स्पीड से जा रहे हो तो आपको एक रे नजर आ रही होती है लाइट की तरह। अच्छा, अब वो चूंकि सोर्स जो है वो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन के दरमियान उस बंड उसके अंदर तो लाखों करोड़ों प्रोटॉन होंगे जो एक रे में, एक सिंगल क्यू में जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप दो प्रोटॉन देखते हैं एक रे के अंदर, तो उन दो प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 नैनोमीटर। तो चूंकि हम हाफ लेते हैं वेवलेंथ को भी, तो इसको भी हाफ लेंगे, दो प्रोटॉन के डिस्टेंस को भी हाफ लेंगे, जो कि 0.5 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो 0.5 है। अब समझ में आ रही है बात या अभी भी नहीं आई? बेटा सर जवाब। जी जी। फिर इसका टाइम वो इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है, जबकि हाँ प्रोटॉन? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों है? बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास का मुआवजा करें तो इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, और बीम ऑफ प्रोटॉन की बम्बारमेंट का इलेक्ट्रॉन के नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ चार्ज का फर्क होता है, दोनों का मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। एक तो इसकी ये वजह होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर सी बात है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहा होता है। चूंकि हम इस इलेक्ट्रॉन को हमने पहले मेडिकल मकसद के लिए नहीं, बल्कि मास जो हमारे पास मास होते हैं किसी भी मैटर, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो उसके जो एटम्स होते हैं उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन के शेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया था। इसलिए इसका जो पहला फंक्शन था वो एटॉमिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व था, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा गया था। इसका नाम इसके सोर्स के साथ नहीं है, इसका फंक्शन के साथ था। बेटा क्लियर है, समझ आ रहा है? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? हम आगे चले नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज का इस्तेमाल होता है, ये तो सोर्स का जिक्र हुआ। अब glass lenses are used in light microscope, while in electron microscope magnet bars are used to focus the image. अब प्रोटॉन रेज जो होती है ना, उसको मैग्नेट पकड़ता है, असल में अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए उसको फोकस करने के लिए ग्लास लेंस की बजाय मैग्नेट बार का इस्तेमाल किया जाता है। और वो मैग्नेट बार जो है वो बाकायदा मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, जो कि लाइट को फोकस कर, असल जो प्रोटॉन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके एग्जैक्ट जो केमिस्ट्री है या जो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो तो हमारी समझ से बाहर है। ये तो आपको कोई फिजिक्स का जो बहुत ज्यादा अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा होगा वो बता देगा कि इसका मैग्नेट का क्या असल रोल है। बहरहाल एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप सिर्फ इतना याद रखिए कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट रेज को बेंड करने के लिए, फोकस करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्रैक्शन होती है उसमें, और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है।
जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो कि बीम्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उनको फोकस करने के लिए मैग्नेट बार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इमेजेस को फोकस कर दे। तो ये एक और पॉइंट है, ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है। अभी तक कितने डिफरेंसेस आ गए? 4 डिफरेंसेस आ गए। मैग्निफिकेशन का, रिजोल्यूशन का एक डिफरेंस, 2 हो गए। तीसरा डिफरेंस आ गया सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का, एक में लाइट है और एक में बीम ऑफ प्रोटॉन है। और चौथा डिफरेंस आ गया, एक में लेंस का इस्तेमाल हो रहा है और एक में मैग्नेट बार का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो किसका पल्ला भारी हुआ। रियल कलर्ड इमेजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, while in electron microscope black and white images can be observed due to the absence of light. अब जाहिर सी बात है, जितनी भी कलर चीजें हम देखते हैं ना, उनका ताल्लुक लाइट के साथ होता है। दुनिया में जितनी भी ये कलरफुल चीजें नजर आती है, वो हमारे पास जो 7 डिफरेंट कलर्स है, उनकी कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट कलर ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर एक माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट का इस्तेमाल ही नहीं है, तो कलर्स तो कैसे हम फील कर सकते हैं? इसलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देख सकते हैं, कलर नहीं देख सकते। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में हम एग्जैक्ट ट्रू कलर देख सकते हैं, जिस स्पेसिमेन का जो कलर होगा वो हमें नजर आ रहा होगा। बेटा क्लियर है अभी तक? यस सर। सर यस सर। चलो जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने बिल्कुल रटने हैं। इस पे सवाल आता है डिफरेंसेस पे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो अभी तक कितने डिफरेंसेस हो गए? 5 डिफरेंसेस हो गए। एक मैग्निफिकेशन, एक रेजोल्यूशन, एक सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, एक टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज्ड, और एक कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस का। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बेटा ये ना करें ना, ये कौन कर रहा है? इसको प्लीज ना करें। स्क्रीन पे लाइनें नहीं आनी चाहिए। राइट, एक और डिफरेंस आ रहा है। लाइव स्पेसिमेन कैन बी ऑब्जर्व्ड while using light microscope. However, only dead specimen can be observed using electron microscope. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया और इसकी डिफरेंट रीजन है, जिस पे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लिविंग चीजें नहीं देख सकते बल्कि डेड देखते हैं, और क्यों लाइट में हम जिंदा और डेड में हम और इलेक्ट्रॉन में हम डेड चीजें देख सकते हैं। क्या आपके पास कोई रीजन है बेटा, आप लोगों के पास? ऐसा क्यों है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप में जिंदा चीजें देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं? यदि अगर कोई माइटोसिस का प्रोसेस चल रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या रीजन हो सकते हैं? शाबाश, कौन जवाब देगा? कोई मंतक जो आपके जहन में हो। शाबाश, खामोशी हो गई, खामोशी नहीं होनी चाहिए। Sir, such high penetration can kill the cell. हाई पेनेट्रेशन कैंस, चले अच्छी अटेम्प्ट, अच्छी कोशिश की आपने, कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है। चले और कोई, अगर आप किसी की, देखो आप लोग जब सोच के जवाब दोगे तो खुद ही जवाब मिल जाएंगे मुझे सारे। सोचो, जो भी आपको आइडिया है आपके जहन में शेयर करो। शाबाश, जहांज़ेब खामोश है आज। Sir, this was me. ओह सो सॉरी। अच्छा, ओके, चले और कौन बोलेंगे? सर मरी हो सकता जी है जी, लिविंग लिविंग थिंग उसमें सरवाइव ना कर सकती हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ऑब्वियसली बात है, वो तो है ना, वो तो लिखा है कि जिंदा चीजें वहां नहीं देख सकती, तो क्यों? रीजन बताना है ना आयशा। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो रेडिएशंस आती हैं मे बी वो किल कर दें, यही हो सकता है रीजन। हाँ, क्यों किल करता है रेडिएशन उसको यार? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। आयशा किस पॉइंट पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आयशा ने कहा कि हो सकता है कि लिविंग सब्सटेंस वहां पे जिंदा न रह सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। कोई एक ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन बताओ कि जिसकी मौजूदगी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा न रह सकता हो। जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? चले आसान कर देता हूँ। लाइट की। नहीं यार, क्यों हम अंधेरे में मर जाते हैं Oxygen. क्या? Oxygen presence. ऑक्सीजन, जहां से लग गया आपका जवाब।
मतलब ये है बेटा, एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जहां स्पेसिमेन को रखा जाता है वो होता है वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर एयर नहीं होती, ये आप जानते हैं। और जब एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जहां स्पेसिमेन रखते हैं, एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता है, बड़ा ट्यूब होता है, उसके नीचे उसका ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और उसकी बिल्कुल वहां पे हवा नहीं होती, वहां सिर्फ वैक्यूम होता है। जहां से ये भी बता दो कि वैक्यूम की जरूरत क्यों पड़ती है। सर ताकि कोई एयर पार्टिकल जो है प्रोटॉन बीम को इंटरप्ट ना करे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि बीम ऑफ प्रोटॉन इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं, इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं, अगर वो किसी भी एयर पार्टिकल के साथ टकराएगा तो वो डाइवर्ट कर देगा अपनी डायरेक्शन को, रूट को। और जब वो डाइवर्ट करेगा तो जो इमेज बनेगा वो डिस्टॉर्टेड बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जरा गौर करें, आपके पास हाथ में कैमरा है, आप किसी की तस्वीर को, मतलब किसी का शूट कर रहे हो, फोटो को, लेकिन जिस वक्त आप कैमरे का या मोबाइल का बटन दबाने जा रहे हो, उस वक्त कोई आपका हाथ हिला दे, तो फिर आप उस पिक्चर को देखते हो कैसे आता है। वो अजीब सा एक वेव टाइप बनी होती है, आपकी नाक और आंख और सर का पता नहीं चल रहा होता है, ब्लरी और डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है क्योंकि वो हिलता है। इसी वजह से, क्योंकि वो वेव्स जो है वो अपनी जगह से हिल जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यही होता है कि अगर ये जो प्रोटॉन है जिस स्पीड से अब आ रहे हैं, अगर इन्होंने किसी भी एयर पार्टिकल को स्ट्राइक किया तो वो डिस्टॉर्टेड रहेगा और मैग्नेट बार इसको अलग पोजीशन पे फिक्स कर देगा, जिससे डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगा। तो मैंने इस सवाल पे जवाब पे फिर सवाल और पे फिर जवाब दे दिया। क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि डेट क्यों होते हैं, तो डेट के लिए तो आपने जवाब दिया कि वहां वैक्यूम होता है, खत्म हो गई बात। फिर आपसे अगला सवाल वो कर सकते हैं कि वैक्यूम क्यों होता है, तो वैक्यूम का जवाब मैंने आपको दिया, क्योंकि फिर वो डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनेंगे। ये तो हो गया एक पॉइंट। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। ठीक, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट भी बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है। जब हम उस किसी स्पेसिमेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं, तो उसको एक डाई के अंदर रखते हैं। डाई से मुराद मेरा कलर नहीं है, एक और डाई। डाई का मतलब होता है, शायद आप जानते होंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दूसरा स्ट्रक्चर फिक्स हो जाए। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक पानी का ग्लास है भरा हुआ, इसको अपने फ्रिज में रखा, बर्फ बन गई, फिर आपने उसमें से बर्फ निकाली, तो अब ये जो बर्फ है उसकी शेप ग्लास की तरह है, लेकिन एग्जैक्टली शार्प, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन एग्जैक्ट ग्लास की तरह नहीं है, क्योंकि ग्लास हॉलो है और वो बर्फ हॉलो नहीं होगी। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो ग्लास है ये इस बर्फ के लिए डाई है, यानी ये बर्फ जो है इस ग्लास के अंदर बिल्कुल फिक्स हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप को हम डाई कहते हैं। तो बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट को हमने माइक्रोस्कोप में देखना होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है, जो एक मेटल के अंदर एक छोटा सा खड्डा होता है, उस खड्डे के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। वो मेटल कहलाता है ऑस्मियम, जो कि बहुत हैवी मेटल होता है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एम्बोस करना, इसको कहते हैं एम्बोस करना। यानी पहले आप उस स्पेसिमेन को हैवी मेटल के अंदर एम्बोस करते हैं, और एम्बोस करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक की एक शीट फिक्स कर देते हैं। तो यार अब आप मुझे बताओ, क्या जिंदा चीज जिंदा रह सकती है अगर आप इसको मेटल के अंदर एम्बोस भी करें और इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट को भी फिट करके लगा दें और फिर इसको वैक्यूम के अंदर भी रखें? तो मुमकिन ही नहीं है कि वो जिंदा रहे। अब इस पे सवाल आता है कि अच्छा, इसको मेटल के अंदर क्यों फिक्स किया, प्लास्टिक की शीट क्यों लगाई, क्यों इसको एम्बोस किया? वही बात दोबारा आएगी कि अगर बीम ऑफ प्रोटॉन जो यहाँ बड़ी स्पीड से आ रहा है वो अगर इस स्पेसिमेन को हिट करता है तो वो हल्का सा वाइब्रेट हो सकता है, और जब कोई चीज वाइब्रेट होता है तो उसका इमेज पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए उसको पहले बहुत फिक्स करके टाई कर लेता है मजबूती से, ताकि वो हिले नहीं, जिसकी वजह से उसका इमेज बहुत साफ बनता है। तो दैट्स द थ्री रीजन जो अभी आपके सामने आएंगे। जी, तो पहला रीजन आपके सामने आ रहा है, इसको जरा चेक कीजिएगा प्लीज। Specimens are observed in a vacuum to avoid air particles to strike with photons particles, which may cause it to scattered and distorted images may be found. ये तो मैंने बता दिया आपको, जैसे जाजिम ने भी बताया। The specimen is embossed in a heavy metal so that it could be fixed while beam is bombarded. और तीसरा, a plastic sheet is also covered over the embossed specimen to avoid any vibration
during the bombardment by photons as it may cause distorted images. बेटा क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा क्योंकि चीजें काफी ज्यादा हो गई, फिर आप भूल जाएंगे और यही से इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मजीद और डिफरेंसेस भी है लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक सर एक करके जी आप प्रीवियस स्लाइड्स दिखा दें। आप मुझे बताते जाएं जब आपका पिक्चर हो जाए। डन? जी डन। हो गया? यस। डन? जी हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्लास से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।